नमस्कार। प्रदेश के जनादेश छत्तीसगढ़ जन कारवां में आप सभी दर्शकों का मैं नरेश मिश्र बस्तर लोकसभा से एक बार फिर स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब बारी है आम चुनाव की। आम चुनाव में आम लोगों के मुद्दे कहां हैं, उनकी समस्याओं का क्या हल हुआ है, इन सारी बातचीत के लिए, इन सारी चर्चा के लिए आज बस्तर लोकसभा में हमारी ये जनचौपाल लगी है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग, सामान्य लोग मौजूद हैं और साथ साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। क्योंकि बस्तर ऐसा इलाका है जहां पर जो राजनीति, बस्तर का जो क्षेत्र है ये आदिवासी राजनीति के लिए हमेशा से ही जाना जाता रहा है और ये जो सीट है विशेष तौर पर शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लिए आरक्षित है। तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे। काफ़ी समय से जो नक्सलवाद या तमाम ऐसे जो बड़े मुद्दे रहे हैं जो केंद्र की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं, उन सभी का केंद्र भी बस्तर लोकसभा रही है। आइए अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। फिलहाल ये जो सीट है लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इस इलाके में बतौर सांसद होने के नाते कश्यप परिवार ने, ये कह लीजिए कि जो इस इलाके के जो सांसद रहे हैं उन्होंने विकास के लिए क्या क्या काम किया उस पर चर्चा करते हैं। उनके भाई और पूर्व सरकार में मंत्री रहे कद्दावर मंत्री केदार कश्यप भी हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं, तो ये सवाल उन्हीं से लेते हैं। केदार जी, किस तरह से आप लोगों ने विकास किया इस इलाके में, क्योंकि आपका परिवार लंबे समय से राजनीति में रहा है, तो आप लोगों की प्राथमिकताएं कैसी थीं और इतने सालों में आप कहाँ तक पहुँचे लगता है? देखिए, पहले जो पूरे बस्तर की स्थिति की यदि हम बात करें, चाहे वो हमारे शैक्षणिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, कृषि का स्तर हो, बहुत ही गिरा हुआ था। और पिछले 15-20 वर्षों में जिस तरीके से परिवर्तन आया और जिस तरीके से लोगों में, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोसा टेडअप परियोजना की स्थापना, एनिकेट के निर्माण, उसके साथ साथ NH का कहते हैं निर्माण, और हमारे बच्चों को शैक्षणिक के लिए जिस तरीके से एजुकेशन हब का निर्माण किया गया और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कहते हैं उन बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराई गई। और बच्चे आज हमारे UPSC के एग्ज़ाम तक में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से बच्चों के भी सपने बड़े हुए हैं। और पहले जो स्थिति थी, और इस बात को कांग्रेस ने साबित भी कर दिया कि वो बस्तर को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। वो इस क्षेत्र को अनपढ़ घोषित करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को दिल्ली में ले जाकर सिर्फ नचाने की दृष्टि से सोचना चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी सरकार जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने हो, चाहे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हो, हर क्षेत्र में हमारे आदिवासियों की उन्नति में, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मुझे गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से काम हुए हैं इन क्षेत्रों में, नए जिलों का निर्माण, पहले जो नतीजे रहे हैं वो अनुकूल नहीं रहे हैं और इस बार फिर से चुनाव है सामने, क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी स्थिति? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में हार जीत तो चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने लोगों के लिए क्या विकास के काम करते हैं, कैसे उनके हम स्तर को बढ़ाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और चुनौती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र में सबने ये ठान लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाना है। जी, क्या मोदी जी का जादू चलेगा? सतपाल शर्मा जी हैं वरिष्ठ कांग्रेसी। जी, आपके जवाब। ये जादू जो है ना, बार बार नहीं चलता। वो एक कहावत है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। जादू भी लोगों ने देखा, उसका प्रतिफल भी देखा। और ये जो विधानसभा चुनाव हुए, यदि मोदी जी का वो जादू चलता तो आज कांग्रेस पूरे 68 वो मेंबर नहीं भेजती विधानसभा। तो मोदी जी का जादू नहीं चलेगा ये कहना है। और हरीश खवासी हैं हमारे साथ। और क्योंकि जब कश्यप परिवार लगातार यहाँ से जीत रहा था तो कांग्रेस ने न केवल शंकर सोढ़ी, जो कि सोढ़ी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, करीमा परिवार और लखमा परिवार, इन सबको टिकट दी, लेकिन ये सीट कश्यप परिवार के हाथ से नहीं निकल पाई। लेकिन इस बार जो विधानसभा के नतीजे हैं उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। आपने हरीश जी, केदार जी की बात सुनी, कितना संतुष्ट हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ वो सब जानते हैं। आज उन्हीं के जिले में, नारायणपुर में, आज शिक्षा बदतर हालत में है। वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। इन सारी परिस्थितियों में वो किस मुंह से कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है? अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होता तो आज पूरे प्रदेश में 15 सीट उनके नहीं आती। और जिस तरह से आज बस्तर में चाहे सांसद जी हो, चाहे भाजपा के कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इस क्षेत्र में कार्य किए होते तो 12
में 11 सीट नहीं हारते, क्योंकि उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसी का नतीजा है आज यहाँ की जनता ने, बस्तर के लोगों ने तय किया कि 12 में 11 सीट कांग्रेस को दिया है। जी 12 में से 11 मिली है, लेकिन अब जो ये तो आम चुनाव हैं, तो मुद्दे क्या स्थानीय होंगे? आपको लगता है असर पड़ेगा इसका? देखिए, अभी मैं सांसद जी का और पूर्व विधायक संतोष बाफना जी का होर्डिंग बहुत जगह देखा। वो राउरकेला का ट्रेन का, वो आएगा बोले, वो आए ही नहीं अभी तक। और वो 15 लाख रुपया मोदी जी बोले 15 लाख आएगा। आम जनता तो छोड़िए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके खाते में भी 15 रुपया नहीं आया होगा। तो जो झूठ है वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए इस बार जनता लोकसभा में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 11 विधायक दिए, उसी तरह 11 सांसद देंगे, ऐसा हमारा विश्वास। जी 11 सांसद मिलेंगे, ये इनका कहना है। बेरोजगारी और जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, ये तो सवाल है ही। जी श्रीनिवास मध्य जी। मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 98 में पूरे बस्तर संभाग में कांग्रेस ने पूरे 12 में 11 जीते थे, और उसके बाद के होने वाला लगातार संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के शासन में रेल के छोटे छोटे कारणों के लिए, छोटे छोटे स्टॉपेज के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ता था। हम लोग खुद 9 दिन पटरी में बैठकर आंदोलन किए। उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, बिना मांगे नाइट एक्सप्रेस की सुविधा मिल रही है, राउरकेला की सुविधा मिल रही है, एसी बोगी की जुड़ेगी, और जो उन्नयन रेलवे का हुआ है ये अद्भुत है। बिना मांगे दिया जा रहा है, ना कोई आंदोलन की आवश्यकता है ना मांगे, बिना मांगे दिया जा रहा है। शायद इसलिए उनको उनका कीमत नहीं पता। पर जो वायदे किए गए थे, इनका कहना है कि बहुत से वायदे किए गए थे, वो पूरे नहीं किए गए। संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही 15 साल में, जितना काम बस्तर के क्षेत्र के, बस्तर के अंचल में और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, आप स्वयं को दिख रहा होगा। ये कवासी जी, हमारे हरीश जी बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लगातार विधानसभा में प्रश्न उठाया करते थे उनके पिताजी कि अपने सुकमा से रोड नहीं बन रही है अपने कोंटा तक, अब वो रोड सब पक्की सड़क जो सीमेंट वाली रोड है, वो किसके कार्यकाल की स्वीकृत है और किसके कार्यकाल में बनी? ऐसे कामों के साथ साथ लगातार कई काम हमारे यहाँ पर बेरोजगारों के उन्नयन की दृष्टि से, यहाँ औद्योगिकरण के लिए यदि नगरनार का स्टील प्लांट आ रहा है तो औद्योगिकरण के दृष्टि से, और यहाँ पर यहाँ के बच्चों को यही रोजगार मिले, यहाँ का लोहा यहाँ यही के गल के जाए, ये प्रयास किया गया उद्योग के जरिए। जी अभी माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल शर्मा जी ने कहा कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। ये बिल्कुल उनके ऊपर ही लागू होने जा रहा है कि जिस प्रकार अभी विधानसभा चुनाव में किसी कारण वो भ्रम फैलाकर जनता के बीच में जो चुनाव में जीत हासिल किए हैं, वो दोबारा लोकसभा चुनाव में वो मत सोचें, क्योंकि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। चैम्बर के अध्यक्ष हैं किशोर पारक जी। किशोर जी, आप तो बस्तर को वर्षों से देख रहे हैं, आपको लगता है कि आवाम के मुद्दे, जनता के मुद्दों पर सही तरीके से काम हुआ है? जैसा कि आपने शुरू में बात की नक्सलवाद की, तो मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद कहीं ना कहीं एक शिक्षा के अभाव के कारण, या जो शिक्षा जिस ढंग से यहाँ पे लोगों को मुहैया होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। यहाँ पे हमने एजुकेशन हब भी बनाया, एजुकेशन सिटी भी बनाई, एक स्ट्रक्चर तो हमने बनाया, मगर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए या उसका फायदा ज़्यादा लोग को मिले, वो काम नहीं हो पाया। जी मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, जिसके लिए घोषणाएं पहले भी हुई हैं और जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ की एक बहुत आवश्यकता है, इस दिशा में जो काम अभी तक चला है, इसमें बहुत त्वरित और भी निराकरण इसकी ज़रूरत है। मतलब तेज़ी से काम किया जाना चाहिए। जो अपने दंतेवाड़ा की जो एरिया है, जो बीजापुर का जो क्षेत्र है, ये रेलवे अभी भी सुविधाओं से बहुत वंचित है, जबकि इसका पूर्व के सर्वे दंतेवाड़ा से किरंदुल होकर के अपना भद्राचलम का, और उसी प्रकार से मलकानगिरी से दंतेवाड़ा होकर के चांदा का, ये सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। इस दिशा में कोई प्रयास अभी तक हुए नहीं है। जी, रेलवे के क्षेत्र में और विकास होने की, रेलवे के क्षेत्र में विकास, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी, स्वास्थ्य और रेलवे के क्षेत्र में। स्वास्थ्य में डॉक्टरों की इतनी कमी है कि पेशेंट को विशाखापट्टनम में रायपुर के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। इसका यही है कि मांग है कि डॉक्टरों की पूर्ति जल्दी से जल्दी की जाए। जी, डॉक्टरों की एक सख्त आवश्यकता है। बैदूराम कश्यप जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं
भारतीय जनता पार्टी से? पिछले बार हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया और निश्चित रूप से हमारी सरकार बस्तर जैसे स्वास्थ्य के लिए अब मेडिकल कॉलेज जो खुला है, ये इतिहास में हमारे बस्तर के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात जी, पर डॉक्टरों का इंतजाम क्यों नहीं हो रहा? निश्चित रूप से पिछले बार हमारी सरकार ने करने का प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में जो अभी कांग्रेस सरकार बनी है उनको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए कांग्रेस को। जी देखिए, इन लोग अभी चिंता कर रहे थे मेडिकल अपने डॉक्टरों की। आप पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें, पहले केवल 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, मतलब 1200 सीटों पे वृद्धि हुई है। और जब बस्तर संभाग में पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये कांग्रेस सरकार की बहुत ही असंवेदनशीलता है। जो बस्तर जो बोलते हैं कि पिछड़ा है, इसमें ये अपने देश के प्रधानमंत्री ने बस्तर से आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत की थी। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को यहाँ बंद कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस मंच के लिए। इनका जो विकास है, इस विकास का रिजल्ट पूरे 5 राज्यों में जनता ने दे दिया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। अब मैं इनको बता दूं, मैं जब विधानसभा की चुनाव चल रही थी, इसी मंच में मैंने ये कहा था कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा भारतीय जनता पार्टी की हार का विषय मैंने उठाया था। और आज फिर मैं ये बोल रहा हूँ लोकसभा चुनाव के लिए कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी ये सरकार को लेके डूबेगी। आयुष्मान भारत योजना, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी योजना है, लेकिन यदि कोई योजना उससे अच्छी योजना में तब्दील हो तो उसमें तकलीफ उनको नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव जी, वे विदेश यात्रा कर वहाँ का अध्ययन करके आए हैं और सभी नागरिकों को मुफ्त में इलाज हो, यह प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। जी, मोदी जी बीजापुर आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ के हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा। एक भी बताएं किसका इलाज हुआ है ना? ये तो बड़े बड़े वादे करते हैं, इनका काम ही वादे करना। अभी लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा कि ये बड़े बड़े जो झूठे बोलते हैं, चौकीदार खुद चोर है, तो काम क्या करेंगे आप? मैं यहाँ पर PHE मंत्री जी बैठे हैं, भूतपूर्व PHE मंत्री जी। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके भाई सांसद जी को ग्राम चपका गोद लिए थे, उसकी स्थिति क्या है आपको पता है? दूसरा चीज, खुद ये PHE मंत्री थे, इनके गांव के आसपास लोग फ्लोराइड पानी से मर रहे हैं। आप PHE मंत्री थे और आप आरोप सुन रहे हैं। देखिए, हमने उन क्षेत्रों के 25 गांवों के लिए फ्लोराइड के लिए हम लोगों ने ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम बनाया और 50 करोड़ की लागत से उस योजना का हमने शुरुआत की और आज वो चल रहा है। हमारी कुछ सरफेस वाटर के माध्यम से उसको हम लोग चला रहे हैं और आयरन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ IRP लगा करके उसका निर्माण भी किया गया है। तो ये सोच होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कभी इस चीज को नहीं सोचा कि ग्रुप वाटर सप्लाई कभी बन सकता है। कोसाइटेडा हमारे कार्यकाल में बना, तब जाकर के वहां पर अभी लोगों को पानी मिल पा रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि कांग्रेस का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मुझे इस बात का जवाब दे कि जिस CBI की मांग हमेशा कांग्रेस 5 साल करती रही, उस CBI पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बैन क्यों लगा दिया? CBI झीरम मामले पर मैं इन लोग से, ये लोग जो बोल रहे हैं 11 सीट जीते कि इन लोग का घोषणा पत्र में तो टोटल छलावा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हाँ, उनके साथ इन लोग कितना बड़ा छलावा किए। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बदौलत इन लोग सत्ता में आए हैं, उनके साथ कितना बड़ा छलावा किए हैं। बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में जहां इन्होंने युवाओं के साथ छल किया है, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, पूर्ण रूप से युवाओं के साथ धोखा किया है इन्होंने। देखिए, सबसे पहले बड़े शर्म की बात है खासकर राष्ट्रीय दल कांग्रेस के लिए कि जब पूरे देश में मिलावट की चटनी बना के वो कांग्रेस अपना वजूद खोज रही है उस चटनी में। इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, वजूद खोज रही है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस दल में अपना खोज रही है। देखिए, अभी मेरे साथी ने कहा आयुष्मान योजना बहुत अच्छी है। लाशों पे राजनीति कर रही है कांग्रेस। आयुष्मान योजना क्यों बंद किया? आपके पास विकल्प नहीं है, पहले विकल्प लाइए, फिर आयुष्मान योजना बंद करिए। प्रदेश सरकार ने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं यहाँ पे। 11 विधायक लेने के बाद बस्तर के प्रति जो प्रदेश बजट जो है वो बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस को
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतना शर्मनाक है। लोग हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। कुछ आरोप प्रत्यारोप आपने सुने दोनों ही दलों के, और आप समझ सकते हैं कि कौन से मुद्दे इसकी वजह से इन इलाकों में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे पूछते हैं। जी, मेरा ऐसा मानना है कि रेलवे को लेकर और बस्तर में जो है रेल यात्री सुविधा का विस्तार होना चाहिए। रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें 2-3 बड़े मुद्दे होंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा है नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण। विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने यहाँ से पत्र भेजा केंद्र सरकार को कि नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली, और अभी एक हफ्ते पहले एक बात आई है जिसमें ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। तो नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया जो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, मेरा ये आग्रह है कि कांग्रेस बीजेपी हर राजनीतिक दलों को, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर विनिवेशीकरण का विरोध किया था, उसी तर्ज पे दोबारा ये दोनों दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। विनिवेश का जिन्न फिर बाहर आ चुका है। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, वो आज ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी 5 पीढ़ियों से इन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और आज भी ये बोल रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। तो इंदिरा गांधी के समय से आज तक गरीबी हटा रहे हो, और ये क्या बात करते हैं, जुमलेबाजी की बात ये हमसे करते हैं। परेशान हैं दोनों ही दलों से, दोनों दलों ने बेहतर नहीं किया, ये आरोप है। कुछ और युवाओं के भी मुद्दे हैं, उनसे पूछते हैं। बस्तर हाई स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था, और कांग्रेस के जो मंत्री जी हैं, बस्तर से कांग्रेस के जो मंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि बच्चे भगवा कलर का गमछा लेके वहां पे नहीं डांस कर सकते। क्या कांग्रेस ये बताए कि उन्हें भगवा रंग से क्यों एलर्जी है? क्या सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं हमारे शहर पे कांग्रेस वाले? और मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले बस्तर विश्वविद्यालय की हालत सच में बहुत खराब थी भाजपा सरकार में। इन्होंने आते ही 1 महीने में पूरा सुधार दिया, मतलब आज प्राइवेट जो कॉलेज है उनको टक्कर दे रहा है अपना बस्तर विश्वविद्यालय, फीस के मामले में, पढ़ाई के मामले में नहीं। आते इतना डबल कर दिया कि जैसे हम अगर 1000 रुपये पटा रहे थे तो आज हम उनको 2500 रुपये देना पड़ रहा है। मान लीजिए मैं दे सकता हूँ, पर बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, कई ऐसे बच्चे हैं जो बस्तर विद्यालय में अति पिछड़े हैं, गरीब हैं। पढ़ाई तो लोगों की नाराजगी है ना। NMDC विनिवेश का मुद्दा है, और किसानों की तरफ से भी सवाल है। जी, अवधेश जी, नगरनार स्टील प्लांट की सफलता का श्रेय लेने वाले क्या टाटा स्टील प्लांट की विफलता का श्रेय भी लेंगे? जी, टाटा स्टील प्लांट की विफलता पर भी बात है, क्योंकि अब ये ज़मीन कांग्रेस ने वापस कर दी है। आलोक जी हैं। आलोक जी, आपने सुना किसानों का दर्द कि जब 2000 में जब ज़मीन ली गई तो कम मुआवजा दिया गया, पुनर्वास नीति बनी तो बीजेपी ने नौकरी मुहैया नहीं कराई, और अब फिर से विनिवेश का खतरा है। निश्चित तौर पर विनिवेश का खतरा अभी मंडरा रहा है, और अभी इनके पिछले हफ्ते में एक बैठक हुई जिसमें यहाँ ईडी के इनके फाइनेंस डायरेक्टर को दिल्ली बुलाया गया था, और ये प्रयास किया जा रहा है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण कर दिया जाए। लेकिन चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, और वो बस्तर में ही स्थापित रहेगा, और उसे सार्वजनिक उपक्रम NMDC को ही संचालित करना। लेकिन संघर्ष करना पड़ रहा है किसानों को मुआवजे को लेकर के। जी, उस पर कोई सोच है आप लोगों की? आप लोगों ने तो टाटा की ज़मीन भी वापसी की है। जी हाँ, निश्चित तौर पर यदि ऐसी कुछ समस्या सामने आती है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं 2 बातें यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे रेल का आंदोलन सबसे पहले हम कांग्रेस ने उठाया था, और बकायदा चला, सब शहर जानता है। पर सरकार भी तो आपकी काफी समय तक रही, और बस्तर में फिर भी आज भी बात उठ रही है कि बहुत सारी जगह पे नहीं पहुंची। कृपया मेरी पूरी बात सुने। ये नगरनार का जो स्टील प्लांट था वो भी हमारे कार्यकाल में चालू हुआ था। अब थोड़े से दिन हुए हैं, अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना विनिवेश का, अभी मुश्किल से 70 कितने दिन हुए हमारी सरकार को बने, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा एकदम। हम आज आप ये बताइए क्या ठीक होगा? उनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरी होंगी? होंगी पूरी मांगे, बिल्कुल निजीकरण नहीं होगा, जैसे हमने अनाउंस किया था वैसे का वैसा रहेगा। जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी भी दी जाएगी। जी, नान घोटाला के बारे में मैं बोलूंगा। नान घोटाला जब CBI जांच की बात हुई थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और यहाँ से रमन सिंह जी ने पत्र लिखा था CBI जांच नहीं कराना है, और अभी जब सरकार बदली है तो आप सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, नान घोटाला का जो खोला गया है पिटारा, इसमें रमन सिंह जी का पूरा परिवार शामिल है। बहुत से मामले खोले गए हैं। ये NMDC को लेकर के जो बात सामने आ रही है,
बेरोजगारों को लेकर जो इनने कहा है कि सरकार वो पहल नहीं कर रही है सरकार बनने के बाद भी। देखिए, नगरनार जो निजीकरण का मामला है वह मोदी जी और रमन सिंह ने मिलकर षड्यंत्र रचा था, जिसको जनता ने नकारा है। और हमारी सरकार जो भूपेश बघेल जी हैं निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके लिए भाजपा के लोग मोदी से जाकर मिले कि बस्तर के निजीकरण का जो एनएमडीसी का मामला ना हो। दूसरी बात बेरोजगारी का, तो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के समय बेरोजगारों से फॉर्म भरवाया गया था। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सबको रोजगार की दिशा में पुरजोर प्रयास, सबको रोजगार दिया जाएगा। एनएमडीसी और किसानों के सवाल थे आप लोगों के लिए भी जी। नहीं, देखिए, नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे विद्युत की लड़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, जंगल जमीन का मामला हो, ऐसी कौन सी लड़ाई कांग्रेसियों ने लड़ी है? 60 साल में जो लोग कहते हैं राजनीति पूरा देश में राज किया और उसके बाद कुछ विकास नहीं कर पाए और धीरे धीरे विकास होगा ये बात करते हैं। कांग्रेसी हमारे लोगों को छलावा में रखना चाहता है, ये छलावे से इसे यहाँ पर सरकार बनाए है और लोग इस बात को समझ चुके। आप तो विधायक भी रहे हैं, इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। नगरनार का जो मामला है, हम लोग ने माननीय दिनेश जी के साथ पे विक्रम जी के साथ माननीय केदार जी, हम लोग ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके और इस्पात मंत्री से मुलाकात करके हमने कहा था कि जब तक हम लोग हैं विनिवेशीकरण नहीं होगा और वो विनिवेशीकरण रुका और आने वाले समय में भी विनिवेशीकरण नहीं होगा। इस बात की मैं चिंता भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट करेगी, विनिवेशीकरण नहीं होगा। जी, सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी हैं राजाराम तोड़ेम जी हमारे साथ। जी आप जी भारतीय जनता पार्टी जी। हाँ, वो विनिवेशीकरण तो संभव नहीं है क्योंकि बस्तर संभाग जो है पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पूरा ग्राम सभा को अधिकार है। कांग्रेसी भाइयों को भी ये समझना चाहिए यहाँ पर ग्राम सभा को लोकसभा और विधानसभा जैसे अधिकार प्राप्त हैं, जिसलिए ये नगरनार स्टील प्लांट प्राइवेट सेक्टर में जाना तो संभव ही नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर आने वाले समय में जनता के लिए, खास करके आदिवासियों के हितों की जो 21 सूत्रीय मांग है उसको पूरा करने के बारे में यदि कांग्रेस पार्टी सोचती है, उसकी सरकार सोचती है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस को भी जो है ना उसी प्रकार का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बस्तर के लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस आम चुनाव में क्या अहम मुद्दा होगा और दोनों ही दलों के लिए चुनौती किन मुद्दों पर होगी? देखिए, इस विधानसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से दलीय आधार पर कांग्रेस का पलड़ा मजबूत है। पर रही बात लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा में केंद्र सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, बस्तर में विकास की नई योजनाएं प्रारंभ की हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की भी स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं है। अब ये बात ये है कि लोकसभा के चुनाव किन मुद्दों पर होंगे, उनमें स्थानीय मुद्दे क्या होंगे और केंद्रीय मुद्दे क्या होंगे, इन पर निर्भर करेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। जी, जो मुद्दे लेकर जाएंगे लोगों के बीच, उन मुद्दों पर बात होगी। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी इस बार लेकर उतरेगी चुनावी मैदान में, या मोदी के जादू के भरोसे? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि मोदी जी का 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई जादू नहीं चलेगा बोल रहे थे। मैं उसका खंडन करता हूं कि इस समय देश के अंदर मोदी का कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस स्वयं इसको स्वीकार कर रही है। इसलिए अभी पतली गली से प्रियंका गांधी को तुरुप का पत्ता के रूप में जो पेश करने का प्रयास किया है, इनको मालूम होना चाहिए तुरुप का पत्ता कब खेला जाता है, जब सब पत्ते फेल हो जाते हैं। इसलिए इनका एक राहुल गांधी का पत्ता चलने वाला नहीं है और यूपी के अंदर एसपी और बीएसपी ने अपने गठबंधन में इनको रिजेक्ट कर चुका है। कांग्रेस रिजेक्ट हो गई पर तुरुप का पत्ता है प्रियंका गांधी, क्या लगता है ये काम कर जाएगा? देखिए, प्रियंका गांधी बहुत पहले से कांग्रेस का काम कर रही हैं और किसी भी पार्टी का नेता कहीं पे भी आ जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। और रही बात झूठ फैलाने की, तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इनका एक ही नारा था कि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और शराबबंदी। हाफ तो किया है, घोषणा तो की है। बिल्कुल, इन्होंने मात्र ये देखिए सबका, इन्होंने हर परिवार को 35 किलो चावल देने की बात करी है। इन्होंने टोटल छलावा है
और ये झूठ बोल के आए हैं और इनका झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जी, आपने सुना कि जो वायदे आपने किए थे उनको पूरा नहीं किया, ये इनका कहना है। जी, बस आप ठीक करते जाओ। अच्छे दिन नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया, जीरो टॉलरेंस की बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह गई। और उसके पश्चात यदि हम देखें तो केंद्र जो केंद्र की सरकार थी, केंद्र सरकार की योजनाएं थी या जो उनका घोषणा पत्र था उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से असफल रहे। महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाया, मजबूत लोकपाल लाने में वो असफल रहे, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम निरंतर बढ़ते गए। इसके विपरीत हम प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जो है 16 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पर आपने वो घोषणा पत्र दिखा के दावे कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से पूरे नहीं हुए। अभी सरकार बने कितने दिन हुए हैं? 15 साल बैठे तो क्या किए? तभी जनता ने इनको धूल चटा दी। पर ये घोषणाएं तो कांग्रेस की थी ना। ये घोषणाएं कांग्रेस की नहीं थी, वो 15 लाख रुपए की घोषणा मोदी जी ने की थी, हमारे राहुल जी ने नहीं की थी, और आज वो भी नहीं आई। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो ये तो साफ साफ ये बताएं कि इनके मोदी जी इस देश के क्या होंगे जो अपनी बीवी के नहीं हुए। जी, भाजपा के लोग ये बताएं, 15 साल शासन किए, 3 बार कितने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और क्या क्या निकाले, उसमें क्या पूरा किए? ये अभी 15 दिन में, अभी 2 महीने में ये कांग्रेस सरकार की काम मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 70 दिनों में जितनी मांगे पूरी की है, नहीं, वो तो 15 साल में भी नहीं कर पाए। नहीं, पर वो जो मुद्दे कह रहे हैं, क्या मुद्दे? उन पर तो वो जो बिजली बिल हाफ सबके लिए, सभी को 35 किलो चावल देने, 35 किलो चावल का बजट में अमेंडमेंट हो गया, 35 किलो की घोषणा हो गई, बिजली बिल हाफ का बजट दे दिया गया। जो चाह रहे, ये जो दूसरे किसानों की बात कर रहे थे कि उनके कर्ज माफ नहीं कर रहे, उनके कर्ज भी माफ करे जा रहे हैं, 10,000 करोड़। अरे हम काम करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। बस्तर की लाइफलाइन 45 वर्ष पुरानी संस्था बस्तर परिवहन संघ को, जिसमें 30 से 40 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उस संस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी प्रथम प्रवास में बस्तर परिवहन संघ के बहाल की घोषणा की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी से पूछना चाहता हूं। अभी आप लोग लगातार बोल रहे हैं कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, शिक्षा पे नहीं, हेल्थ पे नहीं, कहीं पे नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं माननीय केदार कश्यप जी से, आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं ये बता दीजिए जनता को। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? ये इनका कहना ये है कि टाटा वाली जमीन, टाटा इनके सरकार में ही टाटा का जमीन को अतिक्रमण किया था और पूरे अधिकारियों को टॉर्चर करके, कौन अधिकारी कौन परिवार कहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके माध्यम से दबाव बना करके इन्होंने मुआवजा दिलाया। और हमारे कांग्रेस सरकार आई, उसको तुरंत उसको घोषणा करके उनके पट्टा को वापस किया जाए। जी, तो वायदे पूरे कर रहे हैं, ये कांग्रेस का दावा है। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, जो पूर्व मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस ने क्या की 60 सालों पे। मैंने ये बता दूं कि जो शिक्षा लिए है वो भी कांग्रेस की देन है, और जिस स्वास्थ्य में वो जन्म भी लिए हैं ये भी कांग्रेस की देन है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी की पर ये तो साफ है कि जिसकी भी सरकार होगी बिल्डिंगें वो बनाएगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि आपके बच्चे उनकी बिल्डिंग में पढ़े? तो इस तरह से तो सवाल जवाब खत्म नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें एक ही बात है, जो मोदी जी जो कुछ बना है सब जनता के पैसों से बना है, इसलिए सारा जनता का है, इसमें किसी दल को क्लेम नहीं करना चाहिए। इसमें स्पष्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो वादा किया 15 दिन पे काला धन वापस लाऊंगा, नोटबंदी करूंगा, क्या ये सभी चीजें मोदी जी ने किया? ये जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जी, देखिए जितने भी जुमले थे वो समाप्त हो गए। और मैं ये बता रहा हूं, अगर शिक्षा की नीति में बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, हमारे बलिराम कश्यप जी भी टीचर थे, क्या उन्होंने भी नहीं पढ़ाया? उस समय बिल्डिंग में ही थी, सिर्फ टीचर नहीं थे क्या? वो भी टीचर थे। बहुत सम्मान के साथ जवाब चाहता हूं मैं। ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं किया, इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने जिसको जितना करना चाहे वो नहीं किया। देखिए 16,000 स्कूल कांग्रेस के शासन में थे 55 साल के शासन में, उसके बाद 36,000 स्कूल बने हैं, और कांग्रेस चाहती तो कितने स्कूलें बढ़ा सकती थी।
आज 36,000 स्कूल बने हैं, तो कितने वर्ष के शासनकाल में, और कांग्रेस कितने वर्ष था थी? और आपके 25 लाख प्रधानमंत्री आवास बने थे आपके पूरे 55 वर्ष के कार्यकाल में, और 55 महीने के कार्यकाल में 1 करोड़ 30 लाख मकान बने हैं। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी। ये आपने सुने कि किस तरह से विकास के दावे हो रहे हैं। जी थोड़ा सा जी देखिए, एक तो है कि कांग्रेस पार्टी का जो शुरू से रहा है कि झूठा राग अलाप कर इन लोग सत्ता में आते हैं। जो नगरनार स्टील प्लांट के बारे में बराबर कहा जा रहा है, आप लोगों ने भी ये जुलाई 2018 को माननीय सरकार ने हमारी खनिज अपने विनिवेशीकरण के मुद्दे पर जो लिखा था, केंद्र सरकार ने, उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण अथवा विनिवेशीकरण नहीं किया जाएगा। संक्षेप में बताइए। ठीक, निवेशीकरण नहीं किया जाएगा, स्पष्ट है। फिर बार बार उसको झूठ इन लोग फैलाना कि दो रोज पहले 2 बड़े एनएमडीसी के अधिकारी इस इलाके में आए हैं और ऑनलाइन ये दिखा भी रहा है कि विनिवेश की सूची में दोबारा उस एनएमडीसी के स्टील प्लांट का नाम। ये सब इनका मनगढ़ंत बातें हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नगरनार की चिंता इन लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी लगा दी बीजेपी सरकार ने। इन लोगों ने एक बहुत गंदा खेल खेला है। बोधघाट परियोजना और उसके अलावा दूसरा टाटा स्टील प्लांट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली थी, उसकी जमीन वापस करा के इन्होंने औद्योगिकरण का रास्ता बंद करा दिया। टाटा तो वापस जा चुका था, फिर आप कैसे कह रहे हैं? भाई तो टाटा जा चुका, जमीन वापस करा दिया, कौन उद्योगपति यहाँ का रुख करेगा? इन लोग तो अड़ंगा डाल रहे हैं। जी अभी कुछ देर पहले झीरम कांड के प्रमुख हीरो में से एक उनके सुपुत्र जी ने एक बात कहा कि नरेंद्र मोदी जी वायदे पूरे नहीं करते। मेरे को बचपन से लेकर के आज तक का कांग्रेस का एक नारा याद है, गरीबी हटाओ। और आज कंडीशन ये है कि 2-2, 4-4 सीट के लिए इनको दूसरे दलों के दरवाजे पे जाके अपना माथा पीटना पड़ रहा है। और अभी एक भाई साहब ने कहा तुरुप का इक्का, एक नया चेहरा आया कांग्रेस में, वो अगर तुरुप का इक्का है तो ताश का जोकर ईडी कार्यालय में बैठ करके जेल जाने का। तो तुरुप का इक्का, ताश का इक्का। आप सभी से, दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप ये गौर से देखिए कि किस तरह से आपके राजनीतिक दल तमाम गंभीर मुद्दों पर अपनी राय किस तरह से रखते हैं। लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उनकी ये जो जनचौपाल है, असल में ये आपको ये जानने का मौका देती है कि आपके जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं पर कितने गंभीर हैं। तो हमारी जनचौपाल लगाने का मकसद भी यही है और हम अपनी ये जनचौपाल की चर्चा आगे जारी रखते हैं और कुछ आम लोगों से बातचीत करते हैं जो अपने नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं या उनके कुछ सवाल हैं। जी, मैं कोंटा क्षेत्र से हूँ। भाजपा की 15 साल शासन थी। हमारे मंत्री जी हमेशा हेलीकॉप्टर से सीधा उतरते थे, लैंड करते थे, और वहाँ पे कभी तो वो उतर के कभी विकास तो देखे नहीं। आज हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं गाड़ी में जाते हैं और क्षेत्र के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, इसे बोलते हैं विकास। अब आप देखेंगे कि विकास होता है। पर एक बात ये आई थी कि सड़क जो सालों से नहीं बनी थी उस इलाके में, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। मैं बता दूं आपको, कोंटा रोड के लिए कवासी लकमा जी ने घास तक लगाए, आंदोलन किया, तब जाके ये सरकार जागी है। अगर उनका आंदोलन कुछ और आम लोगों से। मेरा दोनों पार्टी से नम्र निवेदन है कि अपनी घोषणा पत्र में बस्तर के हित के लिए जो भी उल्लेख करें उसे अवश्य पूरा करें, और बस्तर से बेरोजगारी दूर करने के लिए नगरनार स्टील प्लांट जो मील का पत्थर साबित हो रहा है, वहाँ अवश्य बस्तर के बेरोजगारों को प्रथम अवसर दें। जी, रोजगार एक अहम मुद्दा है बस्तर के लोगों का। जी भैया, मैं निकेश देवांगन, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, फिर भी मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करता हूं कि जो हमेशा किसान के कर्जा माफ़ करके बात करके सत्ता में आना चाहते हैं, मैं आप सभी से ये बात बताना चाहता हूं कि किसान ही कर्जा लेता है क्या? बस्तर में, पूरे भारत देश में छोटे वर्ग वाले लोग भी कर्जा लेते हैं, लेकिन कहीं पटा नहीं पाते। लेकिन कर्जा का माफ़ उन्हीं को करना चाहिए जो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है, उनका कर्ज को माफ़ करना चाहिए। जी, आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है। जी, आप कोई बात रखना चाहिए। बस्तर में जो अभी लोकसभा होने वाले हैं, उसमें घोषणा पत्र में जरूर ये शामिल करना चाहिए कि माइनिंग एरिया है, ये माइनिंग एरिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ के स्थानीय निवासी को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। कुछ नर्सिंग की छात्राएं भी हैं। जी ना, हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, 1 ईयर का हम लोग का जो फीस है सर, वो आया है जी। 2 साल का बस अभी नहीं आया सर। हम लोग 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं सर, अभी तक हम लोग का फीस अभी तक नहीं आया सर।
जी, हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग से ही दिया जाता था। 1 ईयर का हम लोगों को फीस पे किया गया है और बाकी 2 साल का पैसा हम लोगों को पे नहीं किया गया है। हम लोग इतने परेशान हैं सर, 3 साल से भटक रहे हैं। आज हम लोग पूरे 97 लोग, कुछ सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, 2 संभाग इसमें इन्वॉल्व थे सर। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का एजेंडा साफ है कि राम मंदिर मुद्दे पे काम करना है, लेकिन कांग्रेस अपना एजेंडा क्यों नहीं बताती है? फीस इतनी दुगनी कर दी गई अभी। ये मुद्दा है फीस बढ़ाने को लेकर। फीस बढ़ा दिया गया है सर, और ये इतना भ्रष्ट विश्वविद्यालय है, यहाँ पे हर बार घोटाला आता है। रिवेल के नाम पे गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पे, और कांग्रेस उसको बढ़ावा दे। मेरा हरीश कवासी जी से एक प्रश्न है, क्योंकि उनके पिताजी जो है वो यहाँ के आबकारी मंत्री भी हैं, कि ये जो शराबबंदी का इन्होंने बोला था कि जैसे ही सरकार आएगी इनके पिताजी ने, वैसे ही तत्काल शराबबंदी कर देंगे। कोई डेट बता दें यहाँ पे कि शराबबंदी कब तक हो जाएगी? बस जी देख लो घोषणा पत्र। हाँ भैया, ये मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ, उनकी जन घोषणा पत्र है ना, और पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, पुलिस कर्मियों को आवास और बच्चों को पुलिस कल्याण कोष से शासकीय अनुदान मिलेगा। और मैं उनके जो हरीश कवासी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके पिताश्री आबकारी मिनिस्टर हैं, यहाँ पे आबकारी मिनिस्टर होने के बाद शराबबंदी कब तक हो? शराबबंदी कब होगी? कुछ आखिरी सवाल और अगर कोई आम लोग पूछना चाहें तो। जी, मेरा सवाल है चिकित्सा से जुड़ा हुआ। हम सभी बस्तर के लोग हैं और मूलभूत समस्याएं सभी को पता है। मेरा दोनों पार्टियों के नेताओं से विनम्र निवेदन है कि सारी सुविधा से युक्त एक सेंटर प्लेस जगदलपुर में ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए जिससे आम जनता को छोटी छोटी बीमारियों के लिए 13 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय न करना पड़े, जो वर्तमान में हर जनता भुगत रही है। तो मेरा निवेदन है कि चिकित्सा संबंधी सारी सुविधाएं बस्तर के सेंटर प्लेस जगदलपुर में किया जाए। सर, एक मैं पीडीएस राशन विक्रेता हूं। जैसे कि पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन था, प्रत्येक हर 5 साल में सरपंच लोग बदल जाने से राशन विक्रेता ग्रामीण क्षेत्र में बदल जाता था। मैं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान शासन है कांग्रेस का, इसमें भी सरपंच चुनाव के बाद विक्रेता को चेंज किया जाएगा? जी सर, जैसे आप बोल रहे थे डीएमएफ का जो फंड बंद हुआ है, इनको बता दूं कि डीएमएफ का फंड मंत्री और अधिकारी, भाजपा के शासन में मंत्री और अधिकारी कमीशन खोरी करते थे, जबकि वो इन स्वास्थ्य कर्मियों का हक था और बेरोजगारों को शिक्षा, रोजगार देना और सबको शिक्षा देना है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डीएमएफ का पैसा बेरोजगारों को रोजगार में दिया जाएगा। जी, पर ये नर्सिंग की छात्राओं की चिंता तो वाजिब है, उनका सत्र छूट जाएगा। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि पैसे से सबको दिया जाएगा। जी, डीएमएफ पर जो निर्णय नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से जो नर्सिंग कर रही जो छात्राएं हैं उनकी जो फीस है वो अदा नहीं हो रही, लिहाजा उनका जो प्रशिक्षण है वो प्रभावित। अभी जो यूनिवर्सिटी अभी नहीं खुला है, 15 साल से यूनिवर्सिटी चल रहा है, अभी याद आ रहा है 2 महीना कांग्रेस हुआ। भ्रष्टाचार, जैसे बलराम जी ने कहा यूनिवर्सिटी खुल के बहुत समय हुआ, भाई साहब बोल रहे हैं 2 महीना से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे पहले सो रहे थे क्या ये? बस्तर विश्वविद्यालय। जी, मुझे कांग्रेस का कोई आदमी नान घोटाले के बारे में 2 लाइन बता दे तो मैं मान जाऊंगा। नान घोटाले पे कुछ बताएंगे? जी, आपने सुना पीछे की नर्सिंग की छात्राओं की नाराजगी है, जो डिमरापाल शिफ्ट हो गया उसको लेकर उनका कहना है। और ये कुंटा इलाके में भी एक सवाल आ रहा था कि आप उस इलाकों में जाते नहीं, नारायणपुर में भी एक बंदे ने तो कहा आपको देखा ही नहीं करा। नहीं, देखिए, सुरक्षागत कारणों से अपन अंदरूनी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदरूनी क्षेत्र में जिस तरीके से मैंने दौरा किया है, आप चाहे वो आप रिकॉर्ड लीजिए कि उन क्षेत्रों में आज जिस तरीके से डेवलपमेंट किया, आज वहाँ के बच्चे यहाँ आकर सवाल करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के समय में ये सब नहीं होता था। कांग्रेस लोग उन लोग को अंधकार में रखते थे, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, ना सड़क थी, ना पुल पुलिये थे, वो तो किसी भी तरीके से विकास नहीं जाते। बस्तर विश्वविद्यालय को लेकर आरोप भी लगा रहे थे। नहीं, बस्तर विश्वविद्यालय बना है यहाँ पर, जो हमारे यहाँ 32 कॉलेज का लीड विश्वविद्यालय, और लगातार स्वाभाविक रूप से जितना उसको और बढ़ना चाहिए, बढ़ने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। और यहाँ पर सहायक प्राध्यापक का भर्ती हो, यहाँ पर परीक्षा समय पे कंडक्ट हो, ये चिंता तो लगातार हम लोग कार्य परिषद में करते आए। सबसे पहले जो विनिवेशीकरण की बात हो रही नगर नार स्टील प्लांट की, तो यदि भाजपा की मंशा साफ होती तो सार्वजनिक उपक्रम की जो सूची है जिसमें नगर नार स्टील प्लांट को समाहित रखा गया है, उससे उसको पृथक कर दिया जाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बैलाडीला की डिपॉजिट 13 अडानी ग्रुप को दी गई है, उसके एमडीओ में उनको रखा गया है। तो क्या आप लोग विरोध करेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। जैसे हमारी पॉलिसी शुरू से रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
नेशनलाइजेशन जो चीज़ है उसको नेशनल के अंदर ही रहना चाहिए, उसको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। वो पॉलिसी आज तक कामयाब है। और रही अभी किसी ने क्वेश्चन किया था गरीबी हटाओ का नारा, हमने गरीबी हटाई। आज सब सूटेड बूटेड कारें कौन लाया, भाखड़ा डैम कौन बनाया? जी देखिए, अभी नान घोटाला के बारे में पूछ रहे थे, मैं अभी सिर्फ एक पन्ने का धूल हटाया है तो कैसे तिल मिलाए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए परत दो परत हमारे मुख्यमंत्री जी खोलेंगे, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जैसे बोले ये पप्पू की बात की है, मैं आपको बता दूं तो 6वीं परीक्षा में पप्पू 60% से पास हो गया, अभी वार्षिक परीक्षा में पास होगा। जी मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये लेके घूम रहे हैं, ताबीज बना लिए उसको, 70 दिन में आज तक एक ठोक विरोध प्रदर्शन नहीं किया, यही तो कांग्रेस की सफलता है। क्या रहेगा मुद्दा लोकसभा में आप लोगों का? लोकसभा में यही मुद्दा रहेगा, जिस तरह से आज नगर नार के लोगों के साथ चला जा रहा है और वहाँ पर जो बिल्डिंगें तो बना दी जा रही है, लेकिन वहाँ के जो प्लांट को दूसरे को देना चाह रही है, और सुनो ना, टेका में देना चाह रहे हैं। केदार कश्यप जी से मेरा सवाल है, जो फ़ोन वो चलाते हैं, जो कपड़ा वो पहन के आए हैं और जिस गाड़ी में वो आए हैं, कहते हैं 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया, पता कर लें कि ये सब का उत्पादन, खेत का उपार्जन किसने किया है, जो फ़ोन लेके आए हैं। माननीय पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है कि अभी ये शिक्षा की बात कर रहे थे सुकमा क्षेत्र में, इनके शासनकाल में इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के अलावा सिर्फ आउटसोर्सिंग से भर्ती की और कमीशन खोरी की, और शिक्षा के इनाम पे इन्होंने शून्य बटे सन्नाटा कर दिया। स्वास्थ्य के विषय पे मैं बोलना चाहता हूं पूर्व मंत्री जी को। आज जो छत्तीसगढ़ पे CGPMT चल रहा था, आज आपके राज पे आज आदिवासी बच्चा CGPMT नहीं दे सकता, ऑल इंडिया नीट कर सकता है। आप एक चीज बताइए, बस्तर का बच्चा दिल्ली के बच्चे को टक्कर दे सकता है क्या? ये मोदी जी और आपके राज में हुआ। नहीं, कुछ नर्सिंग की छात्राएं हैं, वो आदिवासी छात्राएं हैं और DMF की उनकी फीस अदा नहीं हो रही है, उसके लिए भी क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमारे भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट छात्रों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चीज दिया है, और ये लगातार आदिवासी हित पर जो बात। DMF के मामले में DMF में भारी भ्रष्टाचार, बिल्डिंगें बनाई जा रही थी, लेकिन ना स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, ना शिक्षा में खर्च हो रहे थे। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये राशि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च होगी, पेयजल में खर्च होगी। लेकिन आप लोग क्या इसको मुद्दा उस वक्त नहीं बना पाए? आप लोगों में ने भी तो बहुत व्यापक विरोध प्रदर्शन नहीं किया इन सब? जरूर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। कभी अधिकारियों ने यहाँ की जनता की आवाज सुनी है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी यहाँ के लोगों की आवाज सुने क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। पिछली सरकार में मारेंगा बाईपास बना, जिसमें गाड़ी नहीं चल सकती, केवल आदमी पैदल चलता है, वो भी गर्मी के टाइम में, तो सड़क में गाड़ी नहीं चल सकती। मारेंगा बाईपास जो निर्माण हुआ उस पर सवाल आपने सुना कि दक्षिण बस्तर की उपेक्षा हुई है, सांसद निधि के उपयोग को लेकर इनकी बात थी। जी देखिए, दक्षिण बस्तर में यदि मैंने पहले ही कहा कि सुकमा जिले के रूप में आज यदि वहाँ का डेवलपमेंट हो, चाहे बीजापुर का डेवलपमेंट हो, और देश के प्रधानमंत्री यदि आज चलते हैं सुकमा और यहाँ पर आते हैं दंतेवाड़ा और बीजापुर में, और उसके साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी में भी आज चलता है वहाँ के लिए, विशाखापट्टनम तक के लिए वहाँ से ट्रेन चलती है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, कांग्रेस कभी अपने उसको देखे। आज तो ये है कि डेवलपमेंट के नाम से आज जो यहाँ पे राशि थी, वो सारी राशियों को आज इनकी सरकार ने वापस कर लिया है ताकि वो अपने उसको कर सके। तो ये इनकी नीति है, ये डेवलपमेंट नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते। और इन क्षेत्रों में आज जिस तरीके से सड़क बनी है, 3000 से ज़्यादा सड़क आज यहाँ पर, किलोमीटर से ज़्यादा सड़क चलते यहाँ पर बन चुकी है। सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस जगह में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 साल पहले इसकी हालत क्या थी? भाजपा की देन है ये। दूसरी बात, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नक्सलाइटों की फेवर की बात करते हैं, वो नक्सलाइटों के साथ है कि देश के साथ हैं? तीसरी बात, इनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जमानत पे है, ये किस आधार पे भाजपा के लोगों पे आरोप लगाते हैं? जी, आपने सुनी दोनों दलों की बात। मैं अभी जो लोगों के बीच से जो बातें आई है और जो आम लोग की जो समस्या है, वो समस्या है शिक्षा और बेरोजगारी। चाहे कोई भी पार्टी हो,
मैं यहाँ चाहूँगा कि बस्तर के लिए अगर चर्चा करें तो इस संदर्भ में ये प्रयास होना चाहिए कि सभी मिलकर यहाँ के विकास के लिए मतलब शिक्षा और बेरोजगारी के लिए काम करें। और एक जो मुद्दा सबसे जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ बस्तर संभाग का, वो औद्योगिक विकास का है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की जो गंभीरता है वो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, और उसमें कोई भी सरकार हो इसके लिए विशेष प्रयास होना ही चाहिए। औद्योगिकरण के लिए प्रयास औद्योगिकरण प्रयास होना चाहिए। उसके लिए खास तौर से सेज की स्थिति में रिजर्व लैंड रखना चाहिए इस गवर्नमेंट को, ताकि एक साथ इस दो वहाँ लगाए। स्टील का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टील प्लांट एक ही है मात्र, और खुलने चाहिए। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए इस, और हेल्थ की जो सेवाएं हैं उनका उन्नयन करना चाहिए, तब बस्तर को सही मायने में विकास की गति मिलेगी। जी, अभी जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए थे उन कार्यों को जारी रखना चाहिए। अब आखिरी हमारे पास वक्त कम है तो कांग्रेस से प्रतिक्रिया चाहूंगा। उद्योगों पर भी आपने बात सुनी। जी, जहां उद्योगों के प्रति चूंकि टाटा स्टील प्लांट बंद हो चुका था और वो जो जमीन है वो प्रदेश सरकार द्वारा एक सार्थक निर्णय लेते हुए ग्रामीणों को वापस कर दी। नक्सलवाद पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का स्पष्ट कहना है कि हम क्षेत्रवासियों से, वहाँ पे संघर्ष कर रहे जवानों से उनकी राय लेने के पश्चात एक नई रणनीति तय करेंगे और उससे हम नक्सलवाद पर भी एक सवाल था। जी, देखिए, नक्सलवाद के नाम पर आज जो आदिवासियों पर अत्याचार है भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे हुआ है, आज जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वहाँ के जनता की राय लेंगे और जो भी फैसला जनता देगी उस फैसले के अनुसार राज्य सरकार करेगी। जी, जनता से फिर बातचीत की बात कह रहे हैं। जी, स्पष्ट जवाब दें कि शराबबंदी कब से कर रहे हैं? भैया, शराबबंदी करने वाली पार्टी झूठ बोल बोल के शराबबंदी कर रही है। अभी सुनाई में आ रहा है कि पर्ची बंटना चालू हो गया है जगदलपुर में भी। जी, शराबबंदी का सवाल है और इस पर निश्चित तौर पर जवाब लेना चाहेंगे, पर हमारे पास वक्त की कमी है और हम आज की इस जनचौपाल को यहीं पर विराम देते हैं। आपने सुना बस्तर लोकसभा में तमाम सारे नेताओं की बातचीत, आम लोगों के सवाल, और आगे हम ये जो जनचौपाल है